So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल, ठीक है, एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 38 देखेंगे। 37 तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था और ये हमारा पार्ट 11 है, ठीक है बच्चे। पार्ट 11 में एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 38 देख रहे हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम एक्टिविटी क्या होता है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम एक्टिविटी का मतलब होता है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है बच्चे। वो हो गया फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। मैंने आपको बताया था कि एंजाइम अपने टेम्परेचर और पीएच को लेके बड़ा ही स्पेसिफिक होता है, मतलब जो उसका पर्टिकुलर पीएच होगा उस पर वो अपना बेस्ट रिजल्ट शो करेगा, ठीक है। देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखना बच्चे। जैसे हम सबसे पहले टेम्परेचर लेते हैं। आपके पास एक एंजाइम है, देखो टेम्परेचर लेते हैं हम, तो ये आपकी क्या आ जाती है बच्चे, ये आपकी वाई एक्सिस आ जाएगी बच्चे, ये आपकी वाई एक्सिस आ गई और ये आपकी एक्स एक्सिस आ गई, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ रिएक्शन, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, टेम्परेचर। देखो 0, 10, 20, 40, 60, ठीक, ये हमारा टेम्परेचर है। अब हम देखते हैं कि हमारा एंजाइम लाइक जैसे सिलेवरी अमाइलेज एंजाइम है, ठीक है, ये कितने टेम्परेचर पे अपना टी ऑप्टिमम शो करेगा, मतलब टेम्परेचर एट विच एंजाइम शो मैक्सिमम एक्टिविटी, उसको हम बोलते हैं टी ऑप्टिमम, ठीक है बच्चे। जैसे सिलेवरी अमाइलेज है, हमारी बॉडी के 37 डिग्री सेल्सियस पे ये अपना टी ऑप्टिमम शो करता है, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, ठीक है ना। कितने टेम्परेचर पे, 37 डिग्री सेल्सियस पे। इससे कम होगा तो इनएक्टिवेशन हो जाएगी, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन में इनएक्टिवेशन हो जाएगी, और अगर ज़्यादा होगा तो डीनेचुरेशन हो जाएगी। तो ये इसका कैसा है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है। जब भी सिलेवरी माइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करके माल्टोज में कन्वर्ट करेगा तो उसको टेम्परेचर कितना चाहिए, 37। और अगर 37 से कम देते हो, अगर टेम्परेचर 37 से कम होता है तो इसमें इनएक्टिवेशन आ जाएगी, जिसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, विच इज़ टेम्परेरी। तो आप समझ सकते हो बच्चे 35, 30, 30, 29 इस पे क्या हो जाता है, चीज़ें फ्रीज होना शुरू हो जाती हैं, मतलब हम उनकी लाइफ को इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे खाना बनाया हमने तो उसको हमने रेफ्रिजरेटर में डाल दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमने उसकी एज को रोक दिया, क्रायो प्रिजर्व कर दिया हमने उसको, ठीक है ना। और उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, तभी उसको टेम्परेरली बोला है। इनएक्टिवेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन जिसको हम बोलते हैं, वो कैसा है, टेम्परेरली है ना। बट जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो 37 से तो क्या हो जाती है, डीनेचुरेशन हो जाती है। 37 से बढ़ा तो डीनेचुरेशन जो परमानेंट होती है। जैसे एग के अंदर आपको जो प्रोटीन सॉलिड स्टेट में दिखता है बॉईल करने के बाद, तो वो डीनेचुरेशन होती है प्रोटीन की, और वो रिवर्सिबल नहीं है, वो परमानेंट होती है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो हमने देखा कि सिलेवरी अमाइलेज कितने पे काम करेगा, 37 डिग्री सेल्सियस पे अपना बेस्ट शो करेगा, मतलब स्टार्च से माल्टोज कन्वर्ट करेगा। एक एंजाइम है जिसको हम टैग पॉलीमरेज कहते हैं बच्चे, एक्सेप्शनल है, जिसको एनसीईआरटी कहती है थर्मल ऑर्गेनिज्म। थर्मल ऑर्गेनिज्म से थर्मस इक्वेटिकस बैक्टीरिया से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, और ये कितने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करता है, 90 डिग्री सेल्सियस इसके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पे ये बेस्ट रिजल्ट देगा। समझ आई बच्चे, ठीक है। तो ये आपको इतना सा पार्ट पेपर में पूछा जाता है, और ऑप्शन में सिलेवरी माइलेज एंड ऑल दिया होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 40 और 30 के बीच में ये मैक्सिमम एक्टिविटी है, ये इससे पहले और ये इससे बाद। अगर इस साइड आया तो इनएक्टिवेशन, इस साइड गया तो डीनेचुरेशन। सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो शेप कैसी बन रही है, बेल शेप कर्व बन रही है ग्राफ की, ठीक, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम लोग इसमें देखते हैं, जैसे पीएच देखते हैं, तो बच्चे ये भी सेम रहेगा, सिर्फ इस साइड पे हम लोग क्या लिखेंगे, अब पीएच लिखेंगे अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पेप्सिन एंजाइम लेते हैं, तो हमने देखना है कि एंजाइम पीएच को लेके कैसे स्पेसिफिक है। इस पेप्सिन का जो पीएच होता है ऑप्टिमम 1.8 से 2 होता है, ठीक है। ये पीएच स्केल पे आप देख रहे हो, ये जो 7 है बच्चे, ये न्यूट्रल है, इससे पहले एसिडिक और बाद में बेसिक। तो अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 1 और 3 के बीच में ये 2 आ रहा है,
है ना 2 पे ये मेरा पेप्सिन जो है मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा है। अगर बढ़ाएंगे तो भी बढ़ाएंगे तो एक्टिविटी कम हो जाएगी, कम करेंगे तो भी एक्टिविटी किसकी, पेप्सिन की कम हो जाएगी। तो पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो स्टोमक में प्रेजेंट होता है, जिसको कौन एक्टिवेट करता है, HCl एक्टिवेट करता है फ्रॉम पेप्सिनोजन। ठीक है, तो यहाँ पर इस पेप्सिन की मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए ये pH है। और जैसे सिलेवरी माइलेस है बेटा, उसका ऑप्टिमम pH कितना, 6.8, जब वो मैक्सिमम स्टार्च का डाइजेशन करेगा, माल्टोज में उसको कन्वर्ट करेगा। तो देखो 6.8 कहीं ना कहीं यहीं पे आता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने देखा अगर हम ज़्यादा करेंगे तो भी फंक्शन नहीं करेगा, कम होगा तभी। तो ये स्पेसिफिक है pH को लेके। ऐसे ही टेम्परेचर और pH को लेके एंजाइम स्पेसिफिक होता है। देखो यहाँ पर Q10 ला विद एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू T ऑप्टिमम। ठीक है, T ऑप्टिमम मानो यहाँ तक ये क्या है, T ऑप्टिमम ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द एंजाइम एक्टिविटी विल बी डबल। देखो बच्चे टेम्परेचर इस साइड में कैसे ले रहा हूँ, 10, 20, 30, 40, 50। अगर इधर 0 लिया तो इधर 10 लूँगा ना, इधर 20 आएगा, इधर आ जाएगा 30, इधर आ जाएगा 40। आप मुझे बताओ अगर मैं 10 लेता हूँ टेम्परेचर तो मेरा 20 एंजाइमिक एक्टिविटी आएगा। अगर मैं 20 ले रहा हूँ बच्चे, क्या आपका 20 ले रहा हूँ टेम्परेचर, तो एंजाइम एक्टिविटी मेरी कितनी होगी, 40 होगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी NCERT में भी बताया है। देखो NCERT ने भी ऐसे ही बताया। देखो यहाँ पे देखो ज़रा, ये क्या है मेरा, ये है मेरा ये। ठीक, तो ये इस साइड क्या है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, इसको मैं लिख रहा हूँ 0, इसको मैं 0 मानो, ये मेरा आ गया 10, ये आ गया 10, 20, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 10 और आ गया ये 20। तो देखो आप लोग, अगर मैं यहाँ पे लूँगा है ना, ये इधर से गया है ना, ऐसे बनाओ ना इसको। तो अगर मैं 10 डिग्री, इधर सेम ऐसा ही आएगा, इधर भी ऐसा आएगा 10, 20। ठीक है, ये 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20। तो देखो अगर मैं टेम्परेचर कितना ले रहा हूँ बच्चे, 10 ले रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा 20 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं 20 ले रहा हूँ तो मेरा 40 आएगा। ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी कितनी आएगी, 40 आएगी। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था, है ना। तो इसी को हम लोग Q10 ला कहते हैं। मतलब टेम्परेचर जितना दोगे उससे डबल हमारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, उसको हम लोग Q10 ला बोलते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, देखो ज़रा, ये है हमारे पास। ठीक, Q10 ला, एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू T ऑप्टिमम, द एंजाइम एक्टिविटी विल बी डबल। ठीक है, ये चीज़ें हमने देखी हैं। पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ही सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन भी देख लेते हैं, फिर रीड करते हैं इसको। देखो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ये 2 हो गए हमारे बेटा, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन pH एंड टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी। देखना बच्चे, Vmax दिया है NCERT में, सबस्ट्रेट भी दिया है, Vmax/2 और Km वैल्यू नहीं बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ये कैसे। बच्चे कोई चीज़ चेंज नहीं होगी, ये y एक्सिस पे हम रेट ऑफ रिएक्शन ले रहे हैं और x एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, अब यहाँ पर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन लेंगे बच्चे, है ना। पहले हमने टेम्परेचर लिया, फिर pH, और अब x एक्सिस पे हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम बोल रहे हैं बेटा यहाँ पर, अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो ये लाइन रिप्रेजेंट करती है ना बच्चे, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की सैचुरेशन को रिप्रेजेंट करती है। मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो रहा है ना। जितना जल्दी मतलब ये हमारी किसको शो करती है, ये लाइन शो करती है कॉम्प्लेक्स कितना जल्दी बन रहा है एंजाइम और सबस्ट्रेट का। ठीक है, और एक टाइम आता है ये कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि एंजाइम की एक्टिव साइट नहीं बचती है और सबस्ट्रेट जितना मर्जी बढ़ा लो, अब आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो नहीं होगी। ठीक है, देखो इसको हम ना इसके साथ रिलेट करते हैं। मानो ये एक बीकर है, इसमें मैंने क्या किया है, एंजाइम के कितने यूनिट डाल दिए, 100 यूनिट, और इन एंजाइम की 100 एक्टिव साइट्स हैं। तो अब ये सबस्ट्रेट जब मैं अंदर डाल रहा हूँ, तो एक सबस्ट्रेट डाला तो फास्ट रिएक्शन हो गई ना बच्चे, क्योंकि अभी भी फिर भी 3 एंजाइम एक्टिव साइट्स अवेलेबल हैं।
सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए। ठीक है बच्चे, तो शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, मतलब मानो अगर 100 यूनिट एंजाइम के होंगे तो 100 सबस्ट्रेट बाइंड कर सकते हैं, तो शुरू में रिएक्शन कैसी है, फास्ट होगी, स्ट्रेट। ऐसा है तो शुरू में कैसी होगी, स्ट्रेट होगी बच्चे। वो किसकी सैचुरेशन, एंजाइम और सबस्ट्रेट की सैचुरेशन बता रहा है। एक टाइम आ जाएगा जब एंजाइम की एक्टिव साइट सारी सबस्ट्रेट से बाइंड हो जाएंगी, तो एंजाइम की एक्टिव साइट अगर कोई भी अवेलेबल नहीं रहेगी तो अब जितना मर्जी सबस्ट्रेट डालो एंजाइम उसके साथ बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि एंजाइम बचे ही नहीं है। यही चीज़ आपको यहाँ पे बोल रहा है। अब देखो ना, अब जितना सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओ, जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओ, मैक्सिमम यहीं पे मिल जाएगी। वी मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड बाय द रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसको हम वी मैक्स कहते हैं। तो ये मैक्सिमम है ना, एंजाइम सबस्ट्रेट की सैचुरेशन कैपेसिटी ये मैक्सिमम है, इधर से आगे कांस्टेंट है। तो जो मैक्सिमम है ना वेलोसिटी रीच्ड बाय द रिएक्शन उसको वी मैक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चे, अब आपने देखना है इस मैक्सिमम के हाफ को हम वी मैक्स बाई 2 कहते हैं। वी मैक्स बाई 2 मतलब इसका, और मानो 100 यूनिट ऑफ एंजाइम थे तो 50% एंजाइम कितने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हुए हैं, 50% एंजाइम कितने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हुए हैं उसको हम Km वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, Km वैल्यू बोलेंगे उसको हम। Km मतलब Km वैल्यू वो होती है, ये सबस्ट्रेट है कि सबस्ट्रेट एट विच 1/2 वी मैक्स इज ओब्टेन, जहाँ पर हमें 1/2 वी मैक्स ओब्टेन होता है उसको हम Km वैल्यू बोलेंगे। बेटा हमने यहाँ पे सीखा है वी मैक्स क्या है, मतलब मैक्सिमम सैचुरेशन सबस्ट्रेट और एंजाइम की कितनी है, वो वी मैक्स है। ठीक है, और फिर उसके बाद वी मैक्स बाई 2 का मतलब सबस्ट्रेट का, मतलब वी मैक्स का 50% रेट ऑफ रिएक्शन जो हो रहा है उसको हम वी मैक्स कहते हैं। तो कितना सबस्ट्रेट जुड़ा होगा 50%, उसको हम कहते हैं Km वैल्यू। तो Km वैल्यू क्या है, सबस्ट्रेट जहाँ पर 1/2 वी मैक्स ऑब्टेन करता है उसको हम वी मैक्स कहते हैं। देखो ये 100% है तो इसका 50% ये आ गया, इधर से देखो ये Km वैल्यू होगा। वी मैक्स जो है उसका 50% जो है ना, जहाँ पे उसका 50% वी मैक्स जो है सबस्ट्रेट एट विच 1/2 वी मैक्स इज ऑब्टेन। ठीक है बेटा, ठीक है। देखो ये चीज़ें, ये और ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी। वी मैक्स तो आपको समझ आ गया, एंजाइम सबस्ट्रेट का जो सैचुरेशन है वो वी मैक्स है, कितना है वो वी मैक्स है। अच्छा, वी मैक्स का हाफ क्या हो गया, वी मैक्स बाई 2, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड बाय द रिएक्शन। मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ जो है वो वी मैक्स है। सबस्ट्रेट की कौन सी पोजीशन पे आपको वी मैक्स मिलता है उसको Km कहेंगे। वी मैक्स आपको सबस्ट्रेट की कौन सी जगह पे मिलता है उसको हम Km वैल्यू बोलेंगे। सबस्ट्रेट एट विच 1/2 वी मैक्स इज ऑब्टेन उसको हम Km वैल्यू बोलेंगे। ठीक है बच्चे, देखो अब आप बताओ मुझे, अब मुझे बताओ अगर यहाँ पे नॉर्मल है, अगर यहाँ पे नॉर्मल है तो अगर ये इस साइड हो जाता, ऐसे हो जाएगा है ना, ऐसे अगर हो जाएगा तो क्या हो गई, बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा होगी ना बच्चे। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को। अगर ये ऐसे है तो बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा होगी, वी मैक्स जल्दी ऑब्टेन हो रहा है, Km वैल्यू कम हो रही है। समझ आई बच्चे। अब मुझे बताओ अगर वी मैक्स जल्दी ऑब्टेन हो रहा है, ये देखो वी मैक्स इधर है, वी मैक्स, तो Km की वैल्यू अगर कम हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो रही है, स्लो, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो रही है बच्चे। समझ आई। और अगर ये इधर चले गया तो अब ये हमारा, ये देखो सैचुरेशन कम होगी एंजाइम सबस्ट्रेट की, ये ऐसे हो गया तो Km वैल्यू बढ़ रही है या ज़्यादा, कम हो रही है, बढ़ रही है बच्चे। देखो Km वैल्यू बढ़ रही है, सबस्ट्रेट की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, इधर आप ऐसे याद रखोगे। एंजाइम सबस्ट्रेट एफिनिटी इंक्रीज कब होती है, जब Km की वैल्यू कम होती है। एंजाइम सबस्ट्रेट एफिनिटी कम कब होती है, जब Km की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो अब इसको यहीं पे देखो ना बच्चे, जब आपने एक सबस्ट्रेट डाला था तो तब हमारी एंजाइम सबस्ट्रेट की एफिनिटी ज़्यादा थी, 2 3 4 5 6 मतलब 99 100 तक हमारी एंजाइम की एफिनिटी हाई थी। बट अब हम अगर 100 in 1 सबस्ट्रेट ऐड करेंगे
तो हमारी एंजाइम की एफिनिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो डिक्रीज़ होगी तो हमारी क्या होगी बच्चे, अब सबस्ट्रेट हम बढ़ा रहे हैं ना बच्चे, सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं, सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं, सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा बच्चे, ठीक है। Km वैल्यू, अगर सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो Km वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एंजाइम सबस्ट्रेट की एफिनिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो Km वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, मतलब सबस्ट्रेट कम हो रहा है, Km इज़ डायरेक्टली टू सबस्ट्रेट, Km कम हो रहा है। अगर एंजाइम सबस्ट्रेट एफिनिटी डिक्रीज़ कर रही है तो इसका मतलब Km वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, मतलब सबस्ट्रेट इंक्रीज़ कर रहा है तभी तो बाइंडिंग एफिनिटी कम हो रही है, ठीक है बच्चे, ठीक है। देखो अब इधर ये ग्राफ आप प्रिडिक्ट करो, ठीक है। ये ऐसे है, ये क्या शो कर रहा है, नॉर्मल, नॉर्मल बाइंडिंग एफिनिटी, ऐसे तो हाई बाइंडिंग एफिनिटी, Km वैल्यू लो। अगर ऐसे ऐसे तो क्या हो जाएगा, लो बाइंडिंग एफिनिटी, Km वैल्यू ज़्यादा होगी। अब देखो ना, ये Km वैल्यू इधर आ गई, ये ऐसे हो गई, ये ऐसे हो गई, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। Vmax तो अपनी जगह है ना बच्चे, देखो Km वैल्यू कहाँ मिल रही है। अब ऐसा भी सोच सकते हो, देखो अगर ये ऐसा है ना, पहले नॉर्मल ऐसा था, ये नॉर्मल है तो ये ऐसे, तो ये इधर Km वैल्यू इधर मिल रही है। अगर ये और नीचे हो गया तो Km वैल्यू इधर मिल रही है, तो Km वैल्यू इंक्रीज़ कर गई ना बच्चे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर गई। अब इन तीनों को हम लोग पढ़ लेते हैं, देखो द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज द कंडीशन विच कैन अल्टर द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। देखो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो एंजाइम की तरह एक्ट करता है, दीज इंक्लूड टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन आर बाइंडिंग स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेटेड एक्टिविटी। बोल रहा है कि अगर हम क्या कर देते हैं बच्चे, टेम्परेचर और पीएच चेंज कर देते हैं या सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर देंगे तो उससे हमारी एंजाइम की एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इन तीनों को लेके एंजाइम बड़ा स्पेसिफिक होता है, ठीक है। आर बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट द इट्स एंजाइम एक्टिविटी, ये तीनों ही क्या करते हैं बच्चे, बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट द इट्स एंजाइम एक्टिविटी। टेम्परेचर एंड पीएच एंजाइम जनरली फंक्शन इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, है ना। डायग्राम में हमने देखा, दोनों के सिमिलर ग्राफ हैं। ईच एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट द पार्टिकुलर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस एंड पीएच इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। आपने देखा ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, 37 टेम्परेचर और 6.8 आपका ऑप्टिमम पीएच स्लेवरी माइलेज का। एक्टिविटी डेक्लाइन बोथ बिलो एंड अबोव, अगर इनएक्टिवेशन होती है या डिनेचुरेशन होती है, ऑप्टिमम वैल्यू, ठीक है। बोल रहा है कि एक्टिविटी कम हो सकती है अगर हम इससे कम करें या ज़्यादा करें ऑप्टिमम वैल्यू को, ठीक है। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन टेम्परेरली इनएक्टिव, लो टेम्परेचर जो होता है बच्चे वो टेम्परेरली कैसा होता है, इनएक्टिव स्टेट में होता है, क्योंकि अगर मैं खाना रेफ्रिजरेटर में डाल रहा हूँ, है ना, उसकी एज बढ़ा रहा हूँ, शाम को गर्म करके फिर खा लूँगा, वो टेम्परेरली इनएक्टिव होता है। वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ बिकॉज डीनेचर्ड बाई हीट, है ना, बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, जैसे एग की एग्जांपल मैं आपको दे रहा था, ठीक है। ये आपको टेम्परेचर और पीएच का मैंने यहाँ पे समझाया। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में आप देखो, विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइज एट फर्स्ट, पहले आपने देखा ये देखो एकदम राइज कर रहा है, एकदम राइज कर रहा है। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीच मैक्सिमम वेलोसिटी जिसको हम वी मैक्स कहते हैं, ये आ गया आपका वी मैक्स, विच इज़ नॉट एक्सीड बाई एनी फर्दर राइज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। अब जितना मर्जी सबस्ट्रेट बढ़ाओ, अब एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो नहीं होगी। दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फीवर देन द सबस्ट्रेट, क्योंकि अब सबस्ट्रेट बढ़ गया है, एंजाइम मॉलिक्यूल कम है हमारे पास, ठीक है। एंजाइम की एक्टिव साइट नहीं है अवेलेबल जिसके साथ सबस्ट्रेट आके बाइंड करे, सेचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल एंड आफ्टर सेचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चे, ठीक है। देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, आपने डायग्राम में देखना है, तभी यहाँ पर कांस्टेंट हो गया है, ठीक है बच्चे। अब ये हमने यहाँ तक सीख लिया है। अब मैं आपको बोलने वाला हूँ, अभी देखते हैं हम लोग थोड़ा सा प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, फिर हम लोग इसको देखेंगे पैराग्राफ नंबर 14 को। प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा, ये एंजाइम है बच्चे, ये सबस्ट्रेट है, एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे जो बिल्कुल सबस्ट्रेट से डिफरेंट होते हैं, तभी तो प्रोडक्ट रिलीज हो जाते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट से,
क्योंकि वो डिफरेंट है, अगर सेम होते तो इसके साथ होता। ठीक है, एंजाइम की एक्टिव साइट है बाइंडिंग साइट फॉर सबस्ट्रेट। जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी बेटा, जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट इस एंजाइम के इस वाली साइड पे, जिसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, यहाँ पर आके ये प्रोडक्ट बाइंड कर जाएगा। मतलब एक्स प्रोडक्ट एक्ट एज अ मॉड्यूलेटर, ये मॉड्यूलेटर की तरह काम करेगा और यहाँ पे बढ़ जाए। मानो हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बन गए, तो एक्सेस प्रोडक्ट का मैसेज हमें कैसे आएगा कि अब हम और प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहते हैं, तो ये प्रोडक्ट जाके बाइंड कर जाएंगे आपके एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पे। एलोस्टेरिक साइट पे जब प्रोडक्ट बाइंड कर देगा तो ये एलोस्टेरिक साइट ख़राब कर देती है किसकी साइड, सबस्ट्रेट की साइड, मतलब एंजाइम की एक्टिव साइट को ख़राब कर देगा एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, चेंज द शेप ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी, फिर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे हम कंट्रोल करते हैं प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को, है ना। देखो ज़रा यहाँ पे, द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम ऑल्सो सेंसिटिव टू इट्स प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट बाइंड टू द एंजाइम। व्हेन द बाइंडिंग ऑफ केमिकल शट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी द प्रोसेस इज कॉल्ड इनहिबिशंस। इनहिबिशंस का मतलब होता है बच्चे कि जब स्टॉप हो जाती है रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएगा तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन स्टॉप हो जाती है ना, इनहिबिशन। एंड द केमिकल इज कॉल्ड इनहिबिटर, और उस केमिकल को हम क्या बोलेंगे बच्चे, जो एंजाइम के साथ जुड़ता है, विच इज़ इनहिबिटर। व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिलेजेबल टू द सबस्ट्रेट, इनहिबिटर बिल्कुल सेम दिखता है किसकी तरह, सबस्ट्रेट की तरह, इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, है ना। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है ये आपका एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, क्यों, पहले इनहिबिटर बाइंड करेगा और फिर वो जैसे हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो वो रिलीज़ कर जाएगा और फिर सबस्ट्रेट हमारा बाइंड हो जाएगा। देखना ज़रा, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, देखो इनहिबिटर स्टॉप करता है रिएक्शन को, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और एलोस्टेरिक। तो एलोस्टेरिक आपने देख लिया बच्चे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाएगी तो एलोस्टेरिक साइड पे जाके प्रोडक्ट जुड़ जाएगा, जिससे एंजाइम की एक्टिव साइड ख़राब हो जाएगी और नए सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाएंगे। तो ऐसे भी हमारा ये एक्सेस प्रोडक्ट भी एंजाइम की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर लाइक स्टॉप रिएक्शन बाय डिस्ट्रॉइंग एंजाइम, है ना। हम सबस्ट्रेट डालते हैं एंजाइम के साथ बाइंड करने के लिए, ठीक है, तो अगर हम साइनाइड पॉइजनिंग डालते हैं, जैसे साइनाइड डाल दिया हमने, तो वो तो एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देगा ना बच्चे, एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जब एंजाइम डिस्ट्रॉय हो गया तो सडन डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों हमें पता ही है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होता है वो फाइट करता है एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड होने में, सबस्ट्रेट के साथ। एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके इनहिबिटर जो होता है, जो सेम किसकी तरह दिखता है, सबस्ट्रेट की तरह, वो फाइट करता है एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड करने के लिए सबस्ट्रेट के साथ। और फिर क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के सामने सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाता है, वहाँ पर इनहिबिटर ही बाइंड कर जाता है, रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। बट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर टेम्परेरी होता है, क्यों, क्योंकि जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एग्जिट हो जाता है एंजाइम की एक्टिव साइट से। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे देखो, जैसे एक एग्जांपल है सेक्सनिक डिहाइड्रोजिनेस, एक एंजाइम है, सेक्सनेट जो है वो सबस्ट्रेट है, तो मेलोनेट जो है वो इनहिबिटर है। तो सबसे पहले इस एंजाइम के साथ ये मेलोनेट जुड़ जाता है, सबस्ट्रेट तो नहीं जुड़ पाता, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। रिएक्शन को रीस्टार्ट करने के लिए हमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, सेक्सनेट की कंसंट्रेशन को, जिससे हमारा इनहिबिटर जो है वो एग्जिट कर जाए। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो आप लोग इसका अब पढ़ो ज़रा, क्या पढ़ते हो तुम लोग। ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद द सबस्ट्रेट, द इनहिबिटर compete with the substrate for the substrate binding site of enzyme. Consequently, the substrate cannot bind and the result the enzyme action decline. ठीक है, inhibitions are succinic dehydrogenase by malonate. अब देखो एक एग्जांपल है, succinic dehydrogenase एक एंजाइम है, malonate इनहिबिटर है। ठीक है बच्चे, which closely resemble with the substrate succinate. Succinate आपका substrate in structure. Such competitive inhibitor are often used in the control of bacterial infection. Bacterial infection को control करने के लिए ये inhibitor यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमने यहाँ तक सीख लिया। ये क्वेश्चन करके बताओ बच्चे। Malonate inhibit the growth of pathogen in bacteria by inhibiting the activity of succinate dehydrogenase.
नीट 2023 में पूछा है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ कितने बच्चों को आता है। सभी वीडियो देखा करो अच्छे से। कल हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।